हाय गाइस, वेलकम बैक टू द शंकर IAS PCS एंड GS वाले। वेलकम टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल टुडे। आज 9 जून 2023 है। आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस करने से पहले कहूँगा कि अगर आप लोग को द हिंदू का PDF चाहिए और साथ ही हैंड राइटिंग नोट चाहिए जो मैं बनाता हूँ, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया गया है। वहाँ से जा कर के आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना, आज का पहला न्यूज़ हम लोग देखेंगे। तो पहला न्यूज़ में दिया हुआ है कि जो ना रेपो रेट को जो है अनचेंज कर दिया, मतलब बढ़ाया नहीं है। उसके बाद जो है ना रिवर्स रेपो रेट भी दिया है। उसके बाद GDP ग्रोथ का जो दिया है, कहता है कि 23-24 में GDP ग्रोथ जो है आप हमारा जो है 6.5% से रहेगा। उसके बाद जो है ना कहता है रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट ये होता है जो RBI किसी कमर्शियल बैंक को या किसी बैंक को पैसा देती है और उस पर जो है इंटरेस्ट लेती है ना, वो जो होता है क्या होता है कि रेपो रेट होता है। जो लोन देती है किसी कमर्शियल बैंक को और उस पर जो इंटरेस्ट लेता है वो क्या होता है, रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या है जो आप उसके बारे में जानेंगे। तो रिवर्स रेपो रेट वे होता है जो कमर्शियल बैंक को या किसी भी बैंक को सरप्लस होता है। जैसे कि किसी बैंक के पास बहुत सारा पैसा हो गया और उसका जो है ना पैसा मतलब RBI के पास रखने के लिए दे देता है। तो RBI के रखने के लिए दे देता है तो वो क्या करता है कि उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देती है, बट जो है कि ये इंटरेस्ट कम होता है, जो अभी 5.1% फिर जो है इंटरेस्ट देती है। तो ये आपको जो है रिवर्स रेपो रेट हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि MPC क्या है, मतलब कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद RBI के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा नोट्स बनाया, उसके माध्यम से हम लोग जो है पढ़ेंगे। इसमें कहता है कि RBI एक्ट 1934 यानी कि 1934 में जो है एक सेक्शन लाया था। उसमें जो है 452B के अंतर्गत जो है 6 मेंबर का जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है कमेटी बनाई गई थी। मतलब 1934 का एक एक्ट आया था जिसके अंतर्गत जो है ना 6 मेंबर का जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मुख्य काम क्या था, कहता है पॉलिसी रेट को जो है ना क्या करता है, तैयार करना होता है। जो भी पॉलिसी होगा, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि तैयार करते हैं, इसे सभी बैंक को जो है मानना होता है। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, जो भी रेट तैयार करेगी उस सभी बैंक को मानना होगा। जैसे कि रिवर्स रेपो रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, है ना, इस सब को लेकर के बताया जा रहा है। कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो है ना 6 मेंबर होते हैं। जो कौन कौन होता है, कहता है पहला जो है RBI के गवर्नर होता है। उसके बाद है डिप्टी गवर्नर होता है। उसके बाद है सेंट्रल बोर्ड के द्वारा चुना गया एक सदस्य होता है जो RBI के सदस्य होता है। मतलब कहता है कि इसमें जो है ना 3 लोग वैसे होते हैं जो RBI के गवर्नर खुद होते हैं, जो अभी शक्तिकांत दास है। उसके बाद डिप्टी गवर्नर होते हैं। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड के द्वारा जो है ना चुना गया एक सदस्य होते हैं जो RBI के सदस्य होते हैं, जो उसके अंतर्गत आता है कौन में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत मतलब उसके मेंबर होते हैं। उसके बाद 3 सदस्य ऐसे होते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है चुना जाता है, जो इकोनॉमिक्स के जानकार होते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में, या उसके बाद क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, और इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, मार्केट के बाज़ार के बारे में, इस सब के बारे में जो है ना जानकारी होता है, वैसे मेंबर होता है। उसके बाद कहता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है ना कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि रेपो रेट है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है। उसके बाद है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है। ये सारे जो है ना रेपो रेट मतलब ये किसके अंतर्गत, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो आता है, ये सारे चीज़ जो हम बता रहे हैं वो। उसके बाद है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर है। उसके बाद है मेन लिक्विड मैनेजमेंट टूल है। उसके बाद है फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशन है। उसके बाद है रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, एसेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ये सारे चीज़ जो है आपको जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी के कमेटी के अंतर्गत आता है। ये चीज़ मैंने बताया, और जितने भी था इसमें RBI के रिकॉर्डिंग जो बताना चाहिए था या मॉनेटरी पॉलिसी का जो पढ़ना चाहिए था उसमें को मैंने बता दिया है। उसके बाद जो है अगले न्यूज़ में हम लोग बढ़ेंगे।
नेक्स्ट न्यूज मेरा ये होगा, क्योंकि मुस्लिम कास्ट को है ना बंगाल में ओबीसी लिस्ट में जो है आपको जोड़ दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, उसीलिए एनसीबी चीफ जो है बोला है कि ये कैसे आपने किया। मतलब ये कहता है कि मुख्य रूप से मैनी इलीगल इमिग्रेंट्स, मतलब जो भी रोहिंग्या मुसलमान हैं या कोई भी जो बांग्लादेशी आ गए हैं, रोहिंग्या पीपल आर गेटिंग कोटा बेनिफिट्स ही एली, मतलब कहता है कि जो कोटा बेनिफिट है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेनी इलीगल इमिग्रेंट्स, मतलब जो भी बाहर से आए हैं वो लोग, रोहिंग्या हो गया या बांग्लादेशी मुसलमान हो गया, तो उसको जो है ना कोटा बेनिफिट मिल रहा है। तो उसी में कह रहा है कि एनसीबी जो है ना, कि एनसीबी जो है बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, जैसे कि आपको बता दें कि वहाँ पे जो है ना मुस्लिम से ज़्यादा जो है हिंदू है ना। तो उस हिंदू में भी जो है बहुत सारे लोग हैं, उसको न दे करके आपको क्या करते हैं कि मुस्लिम को जो है ना ओबी कास्ट में जो है अदर बैकवर्ड क्लासेज में जो है उसको लिस्ट में जो है दे दिया गया है। तो इसीलिए जो है ना एनसीबी के जो चीफ हैं उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये क्यों किया है, तो इस पर जो है सवाल उठाया। तो उसके लेकर के जो है हम लोग एक थोड़ा सा नोट्स के माध्यम से जो है हम लोग पढ़ेंगे। ये आर्टिकल में था, वो न्यूज़ में था जो मैंने बताया। अब यहाँ पे जो है ना एक नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। कहता है नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेज, एनसीबीसी का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज होता है ना, को जो है ना 102 मतलब 122 अमेंडमेंट के द्वारा अमेंडमेंट एक्ट 2018 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा इसको दे दिया गया है। मतलब 2018 में इसको क्या किया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बन गया है। पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले जो है आपको स्टैट्यूटरी बॉडी था, है ना। इसका काम जो है क्या है, बैकवर्ड क्लासेस को जो है सपोर्ट करना है, सपोर्ट में काम करना है। मतलब जो भी उसका सपोर्ट का मतलब आपको बता दें कि उसके हक हो या उसका जो भी मतलब ज़रूरत हो, उस सबको जो है ना पूरा करना इसका काम है। उसके बाद इस प्रकार का कमीशन शुरू में जो है आपको 1950 में और 1970 में बनाए गए थे, जो है ना काका कालेकर एंड बीपी मंडल के अंदर में था। मतलब ये जो है काका कालेकर और बीपी मंडल के अंदर में जो ये कमीशन बनाया गया था वो आपको 1950 और 1970 में थे ये। लेकिन जो है ना काका कालेकर वाला जो है ना पहला बैकवर्ड कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये काका कालेकर वाला जो 1950 में आया था ना, ये आपको पहला बैकवर्ड कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा कि हो सकता है कभी पूछ दे कि पहला बैकवर्ड कमीशन कब आया था और किसके अंतर्गत आया था और किसने जो है इसको बनाया था, ये सब चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद कहता है इंदिरा सोहानी केस जो है, इंदिरा सोहानी केस जो है आपको 1992 में जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मतलब जो वो केस था ना उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बैकवर्ड कमीशन बनाओ जो देखेगा कि किसे किस क्लास में रखा जाए, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। उसके बाद जो है पार्लियामेंट ने जो है नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 बनाया, जो एनसीबी बनकर तैयार हुआ। मतलब कहने का अर्थ है कि 1992 में जो है ना इंदिरा सोनी केस में जो है ना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक बैकवर्ड क्लासेस बनाओ, जो है ना बैकवर्ड क्लासेस को देखेगा, उसके किसको कौन कैटेगरी में रखेगा, उसको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इस सब को देखेगा, है ना। तो ये बता दिया। उसके बाद जो है ना 1993 में क्या हुआ कि आपको जो है ना पार्लियामेंट से पास कर दिया गया उसको जो, और उसके बाद जो है ना एनसीबी तैयार कर दिया गया 1993 में। अब एनसीबी जो है ना क्या करता है, एनसीबी जो के अंतर्गत है 5 मेंबर होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, जिसमें जो है ना चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होते हैं तथा 3 जो है ना मेंबर अलग से होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट उनको जो है ना अपॉइंट करता है, ये होते हैं। तथा एनसीबी के मेंबर का जो है ना समय सीमा प्रेसिडेंट द्वारा भी तय किया जाता है। मतलब कहता है कि एनसीबी के जितने भी मेंबर होगा वह उसका समय सीमा, जैसे कि कब तक रहना है, उसका उम्र क्या होगा, है ना, कितने सालों की जॉब होगी, ये सब सारे काम जो है आपको प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। और इसके बाद जो है ना, और एक कहता है आर्टिकल 340 में जो है ना बैकवर्ड क्लासेस को जो है डिफाइन करता है। मतलब आर्टिकल 340 जो है आपको बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन करता है। साथ ही कहता है 102वां संविधान संशोधन, जिसमें आर्टिकल 338B मतलब 338B एंड 342A को जोड़ा गया, जिसमें 338B एनसीबी को पावर देता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना
देता है कि बैकवर्ड की प्रॉब्लम को देखा जाए तथा उनके कल्याण के लिए काम करें, ठीक है। उसके बाद 342A में जो है ना प्रेसिडेंट को पावर मिलता है कि किसी भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में जो है स्पेसिफाई कर सकता है कि कौन बैकवर्ड क्लासेस में जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये था इस न्यूज़ में। उसके बाद जो है हम लोग अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। इस पेज पे आपको 2 न्यूज़ दिख रहे होंगे, जो एक DRDO कहता है सक्सेसफुली टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम को जो है ना टेस्ट किया है, जो सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिखेगा जो ना आपको जो है एस्केप्टर है, जो स्केप्टर्स के माध्यम से जैसे सिंगल जो यहाँ पे लटका है, अभी देखे हुए पार्लियामेंट में जो सिंगल आपको दिख रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो सिंगल को भी पढ़ेंगे और उसको भी पहले जो है ना हम लोग किसको देखेंगे, पहले जो आपको DRDO वाला देख लेते हैं, छोटा सा आर्टिकल है। उसके बाद फिर इसको भी देख लेंगे। अग्नि प्राइम जो है ना, ये अग्नि प्राइम के बारे में कहता है। तो अग्नि प्राइम जो है अग्नि क्लास में ये अग्नि प्राइम को ऐड हो चुका है। मतलब ये अग्नि प्राइम जो है अग्नि क्लास में, मतलब अग्नि क्लास कहने का अर्थ है कि जो अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है ना उसमें जो है जुट चुका है, ये जुड़ चुका है। जैसे कि अग्नि 1 2 3 4 5 तक आया है, उसके लेकर के है। कहता है इसका रेंज जो है ना 1000 से 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता है ना, अग्नि का रेंज जो है वो। कहता है यह एक प्रोग्राम के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, चलाया गया था, जिसका नाम जो है IGMDP है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत जो है अग्नि को लाया गया था। इसमें जो है सबसे एडवांस सिस्टम का जो है ना यूज किया गया है। मतलब इस अग्नि में जो है ना सबसे एडवांस सिस्टम का यूज किया गया है, जिसमें भारत के डिफेंस को जो है बहुत मजबूत करता है, ये आपको बताता है। दूसरा बात कहता है अग्नि मिसाइल की जो है ना रेंज की बात की जाए तो अग्नि मिसाइल का जो है कहता है अग्नि 1 मतलब 5 ठो अग्नि है, उसके बारे में बताता है। तो अग्नि 1 जो है 700 से लेकर के 800 किलोमीटर तक जो है आपको मार सकता है। अग्नि 2 जो है 2000 किलोमीटर तक मार सकता है। उसका अग्नि 3 जो है आपको 2500 किलोमीटर तक मार सकता है। उसके बाद अग्नि 4 जो है कहता है 3500 किलोमीटर से ज़्यादा तक जो है मार कर सकता है। ये जो क्या है रोड मोबाइल लॉन्चर है, यानी कि आप रोड पर जो एक वैन वगैरह से भी आपको लॉन्च कर सकता है इस मोबाइल को, मिसाइल को, ये है। उसके बाद अग्नि 5 जो है ना 5000 किलोमीटर तक ये जो है जा सकता है। इसमें एक चीज़ और है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये क्या होगा कि एक देश से लेकर के दूसरे देश तक भी जो है 5000 किलोमीटर, मतलब जहाँ से अगर वो लॉन्च किया जाता है वहाँ से 5000 किलोमीटर तक जो है ये मारने में जो है सक्षम है, ये चीज़ है। उसके बाद कहता है IGMDP जो है ना इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो है ना शुरू किया गया था। ये प्रोग्राम क्या है, तो इसमें जो है ना क्या है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ने जो है शुरू किया था इसे, जिससे बोला गया कि भारत जो है ना मिसाइल को लेकर जो है आत्मनिर्भर बन सकता है, ये चीज़ था। इसके बाद जो कहता है कि इसे जो है ना गवर्नमेंट द्वारा जो है 1983 में जो है अप्रूव किया था, तथा 2012 में ये जो क्या हुआ था कंप्लीट हो गया था। मतलब गवर्नमेंट जो है 1983 में इसको अप्रूव किया अग्नि को बनाने के लिए। और ये जो है ना ये प्रोग्राम जो है अग्नि बोल रहे हैं प्रोग्राम, ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, और उसको जो है 2012 में जो है कंप्लीट किया गया। अब कहता है इस प्रोग्राम में जो है ना 5 मिसाइल तैयार किया गया है, जिसमें जो आपको पटना, यानी कि पटना एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसके अंतर्गत जो 5 मिसाइल के नाम आप जान सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी है, पी से क्या है पृथ्वी है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस है। ये पृथ्वी जो है आपको छोटी रेंज का है और सरफेस से सरफेस मार करने में सक्षम है। उसके बाद है अग्नि ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो आपको डिफरेंट रेंज का है, 1 2 3 4 5 है ना। ये जो है सरफेस से सरफेस या सरफेस से हवा में ये भी मार करने में सक्षम है। उसके बाद कहता है त्रिशूल है जो शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर है। मतलब ये त्रिशूल जो है आपको शॉर्ट रेंज का है और सरफेस से एयर में भी मार करने में सक्षम है। उसके बाद नाग है, नाग आपको 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब ये जो है टैंक को उड़ाने में सक्षम है, ये है। उसके बाद आकाश है मीडियम रेंज जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको DRDO द्वारा जो आपको बनाया गया है, ये सब चीज़ था। ये मिसाइल के बारे में जो बैलिस्टिक मिसाइल था उसके बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद फिर से हम लोग जो है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट न्यूज़ में ये जो आपको दिया गया है सिंगुल के बारे में, तो सिंगुल के बारे में जो है ना हम लोग पढ़ेंगे। ये चालुक्य साम्राज्य के था, उसके बाद जो है ना इसमें क्या क्या होता था, ये कहाँ से आया था, इस सब के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है। और ये पीएम ने है, प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी, इन्होंने क्या किया 28 मई को जो क्या है आपको न्यू पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हुआ था इसमें जो है इनको लगाया है। ये सिंगुल है, सिंगुल के बारे में हम लोग जान करते हैं। सिंगुल एक जो है ना तमिल वर्ड है, जिसे जो है ना सेमाई से बना है, मतलब सेमाई एक तमिल में वर्ड है, उसी से जो है आपको सिंगुल निकला है। जिसे है ना पावर की बात की जाती है, मतलब इसको पावर ट्रांसफर या मतलब जिसके पास होगा वो जो है पावर में रहेगा, ये है। मतलब ये कहने का अर्थ है सीधा कि मतलब ये जो चोल राजा थे ना उस समय क्या होता था कि जब एक राजा रिटायर होते थे और दूसरे राजा के हाथ में जब पावर जाता था तो उसको जो है सिंगुल दे करके जो है इसको सिंगुल देने के बाद जो मतलब ये सिंबल था पावर ट्रांसफ़र करने का, मतलब एक से दूसरे में हस्तांतरित करने का, कि सिंगुल दे करके और अपना पावर दूसरे पावर को जो न्यू राजा बने हैं उसको दे देंगे। तो ये चीज़ जो है आपको बता रहा है। कहता है बात करता है, इसे जो सोना चांदी तथा कीमती पत्थरों से बनाई जाती है। इसका यूज जो है ना चोल राजाओं द्वारा सत्ता हस्तांतरण के समय जो किया जाता था, ये मैंने बताया। उसके बाद कहता है चोल साम्राज्य जो है दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड ओडिशा में भी जो है आपको ये मिलता है। उसके साथ ही जो है ना श्रीलंका में भी जो है 9वीं से 13वीं शताब्दी तक जो है राज किया था। मतलब कहता है कि दक्षिण भारत में साथ ही श्रीलंका में जो है 9वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी तक इन्होंने राज किया। कहाँ पे? तो ये जगह पे जहाँ पे मैंने अभी बताया ये चोल राजा थे ये जो है ना मिलिट्री पावर, मैरीटाइम ट्रेड, मतलब कहता है इसका जो है मिलिट्री पावर बहुत मौजूद था। उसके बाद जो है आपको समुद्री व्यापार था, एडमिनिस्ट्रेशन था, एफिशिएंसी था, कल्चर था, है ना, कल्चरल पैट्रोनेज एंड कहता है टेम्पल आर्किटेक्चर, मतलब क्या होता है कि टेम्पल वगैरह को भी ये बनाते थे। तो ये इसमें इंटरेस्ट रखते थे, ये सारी बात थी। कहता है 1947 में जो है ना लॉर्ड माउंटेन, मतलब ये कहने का थी बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से ये आया, उसके बाद जो है ना कैसे इतना दिन से नहीं था, चोल राजा के समय था, अब जो है कहाँ से आया। तो यही चीज़ बता रहा है कि 1947 में लॉर्ड माउंटेन ने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है ना पावर ट्रांसफ़र करने के लिए सिंबल के तौर पर दिया गया था। और यह सी गोपालाचारी के सलाह पर दिया गया था। मतलब कहने का अर्थ है कि ये चोल राजा का जो है ना आपको सिंगल रखा हुआ था। तो उस समय ने बताया कि जब 1947 के दिन जो है मतलब इंडिया आज़ाद होने वाला था, तो उस दिन 14 अगस्त को तो रात में पता चला कि भाई अगर कुछ देना है तो हम किस आधार पर इसको जो है कौन सा सिंबल दें कि लगेगा कि आपको सत्ता जो है पावर जो है ट्रांसफ़र हो गया, अब इंडिया को स्वयं से मिल गया। तो यही जो है ना सी गोपालाचारी जी जो है बोले थे कि ऐसे ऐसे करना है और ये है। तो वही चीज़ जो है वहाँ से पहले ही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का म्यूजियम है वहाँ पे रखा हुआ था, वहीं से ला करके इन्होंने क्या किया कि अब जो है पार्लियामेंट में रख दिया। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ ये आपको न्यूज़ जो है एडिटोरियल सेक्शन में था और ये जो है ना आपको बहुत काम की चीज़ है। और ये क्या कह रहा है कि नेपाल और भारत का जो है ना रिलेशन को बताता है, कैसे जो है अभी जो नेपाल के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे उसके लेकर के बात कर। तो नेपाल इंडिया का जो रिलेशन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है नहीं है। तो एक जो है मैंने प्रॉपर नोट्स के माध्यम से जो है इसको बनाया है और देखेंगे हम लोग। अब कहता है इंडिया नेपाल जो कॉपरेशन है उसके बारे में बात करेंगे। कहता है कि पावर जो है ना पावर सेक्टर के ये जो है बहुत सारे सेक्टर के बारे में मतलब कॉपरेशन क्या है, मतलब अलग अलग जो कॉपरेशन है 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पावर सेक्टर के बारे में हम लोग पावर सेक्टर कॉपरेशन के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो ये कहता है लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड जो है एग्रीमेंट हुआ था, इसमें कहा गया था कि 10,000 मेगावाट जो है बिजली नेपाल से भारत आएगी। कुछ सालों में जो है क्या होगा कि 10,000 मेगावाट बिजली जो है नेपाल से भारत आएगी। उसके बाद है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत मतलब MOU साइन किया था जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके बारे में। उसके बाद कहता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है इंडिया का एंड द विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड नेपाल का है, जिसमें जो है ये दोनों जो क्या है इस प्रोजेक्ट को जो
नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को जो है ये लोग काम करें, ये दोनों कंपनी मिलकर जो है बनाएगी। कहता है दोनों मिलकर जो है ना फूकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड द लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे। मतलब ये दोनों कंपनी जो है आपको क्या करेंगी, इंडिया की जो कंपनी है नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन और जो है विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड नेपाल का जो है, ये दोनों मिलकर क्या कहता है कि फूकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड द लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को तैयार करेगा। ये है। उसके बाद कहते हैं ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट में क्या है, कहता है ट्रांसमिशन लाइन एंड रेल लिंक पे जो है बात हुई है। मतलब ट्रांसमिशन लाइन और रेल लिंक की बात हुई है, जिसमें क्या है, कहता है कि गोरखपुर से लेकर के भुटवा ट्रांसमिशन लाइन और इंडिया रेलवे कार्गो ट्रेन शुरू होगी, जिसमें जो है ना कहाँ से होगा, कहता है कि गोरखपुर से भुटवा ट्रांसमिशन लाइन शुरू होगा और कहता है इंडिया रेलवे कार्गो ट्रेन शुरू होगी जो आपको बथनाहा से नेपाल तक चलेगी। इसमें उसके बाद कहता है कि इंटरग्रेटेड चेक पोस्ट बनेगा, जिसमें क्या होगा, इंटरग्रेटेड चेक पोस्ट बनेगा, जिसमें जो कहता है नेपाल में एंड रूपाडीहा इंडिया में, जिसमें जो है बॉर्डर पर कोई इशू ना हो। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पर 2 चेक पोस्ट बनेगा, जिसमें जो है ना ट्रेड वगैरह में या किसी बात में, मतलब कोई माल इधर आता है जाता है तो उसके लेकर कोई इशू ना हो, उसके लेकर के जो है इसमें कहा गया है। उसके बाद कहता है साउथ एशिया का पहला क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन होगा, जो इंडिया में जो है ना आपको मोतिहारी से नेपाल में जो है अमलेखगंज तक जो है होगा। ये पहला जो है एशिया का आपको क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम होगा, पाइपलाइन होगा, जो यहाँ से पाइप के द्वारा डायरेक्ट जो है नेपाल में आपको पेट्रोल जाएगा। वो कहाँ कहाँ होगा, इंडिया में मोतिहारी से लेकर के अमलेखगंज तक होगा। दूसरा जो होगा सेकेंड क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन जो होगा वो भी यही होगा। ये क्या होगा, आपको कहता है सिलीगुड़ी से झापा नेपाल तक होगा। मतलब इंडिया में जो सिलीगुड़ी है वहाँ से झापा नेपाल तक होगा। ये है। भारत का पानी का एक्सेस नेपाल को मिलेगा। मतलब भारत का जो पानी का एक्सेस है उसको किसको मिलेगा, नेपाल को मिलेगा। इसमें एक बात और बोला गया है कि इंडिया और नेपाल में जो है ना बेटी बेटी का संबंध देखने को मिलता है। बेटी बेटी कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे जो शादी विवाह हो गया, उसके बाद आना जाना हो गया है ना, खाना पीना रहन सहन, ये सब रिलेशन जो है एक दूसरे से बनता है। इसके बाद जो है आपको बताता है। उसके बाद इंडिया नेपाल जो है ना ट्रीटी ऑफ द पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 में साइन किया गया था। ये जो ट्रीटी ऑफ द फ्रेंडशिप पीस जो है आपको ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो है 1950 में साइन किया गया था। नेपाल में जो है ना, ये सबसे बड़ी बात है, क्या था, नेपाल जो है ना 1850 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, जो सिक्किम, वेस्ट बंगाल है ना, बिहार, उत्तराखंड एंड उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जहाँ से आपको जो है नेपाल का बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद कहता है कि डिफेंस में जो है ना, डिफेंस में इंडिया नेपाल के आर्मी को सपोर्ट करता है, जिसमें जो है ना इक्विपमेंट हो गया है ना, उसके बाद कहता है ट्रेनिंग देना, इक्विपमेंट, ये सारा चीज़ जो है आपको देता है। इंडो नेपाल कहता है कि इंडो नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, जिसका नाम है सूर्य किरण। अगर कहेगा कि मिलिट्री एक्सरसाइज किसका होता है तो इंडिया नेपाल का होता है। हमारे इंडियन आर्मी में जो लगभग जो है ना 32,000 गोरखा जो सोल्जर होते हैं वो कहाँ का होता है, नेपाल का होता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में देखो तो कहते हैं इंडिया नेपाल का जो है 11वां सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें एक्सपोर्ट करता है। मतलब कहता है इंडिया नेपाल का, मतलब नेपाल जो है एक्सपोर्ट करता है, उसके अनुसार जो है 11वां ऐसा बड़ा देश है जिससे जो है इंडिया ख़रीदता है, ज़्यादा माल ख़रीदता है, वो 11वें नंबर पर है। उसके बाद कहता है 2022-23 में जो है ना इंडिया ने जो है $8 बिलियन का सामान नेपाल को बेचा था। मतलब कहने का अर्थ है, और तथा नेपाल ने इंडिया को 840 मिलियन का सामान बेचा था। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पे बिलियन और मिलियन में अंतर है। बिलियन मिलियन ध्यान में रखिएगा कि 22-23 में जो इंडिया ने $8 बिलियन का सामान बेचा था, प्लस जो है नेपाल ने इंडिया को 840 मिलियन का सामान बेचा था, जो $840 मिलियन है।
उसके बाद कहता है इंडिया की कई कंपनी जो है नेपाल के कई कंपनी में जो है इन्वेस्ट कर चुकी है और इन्वेस्ट करके काम कर रही है, ये है। उसके बाद कहता है कल्चरल बेसिस पर भी जो है ना रिलेशन अच्छा है। उसके बाद कहता है नेपाल भारत लाइब्रेरी भी जो है आपको काठमांडू में 1951 में जो है बनाई गई थी। ये पहला जो है आपको लाइब्रेरी था जो बना था। उसके बाद कहता है कि बाउंड्री डिस्प्यूट जो है नेपाल ने जो है इंडिया का 3 स्थान, मतलब कहने का आता है कि बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट में अभी नया पार्लियामेंट जो बना है उसमें क्या किया है कि इंडिया ने जो है आपको क्या कि लुम्बिनी को जो है ना इंडिया में दिखा दिया गया है। तो इसी कारण जो है नेपाल ने क्या किया है कि इंडिया के 3 जगह जैसे कि कालापानी, लिम्पुधुरा, लिपुलेख, ये तीनों जगहों को क्या है वो अपने मैप में जो है दिखाया है नए वाले मैप में। तो ये थोड़ा बाउंड्री डिस्प्यूट के मतलब थोड़ा सा उतार चढ़ाव मनमुटाव एक दूसरे को हम बोल सकते हैं है। उसके बाद कहते हैं ये क्या है ट्राई जंक्शन है जो अपने मैप में दिखाता है, ये है। इसका रीज़न है कि इंडिया के मैप को जो है ना पार्लियामेंट में है उसमें लुम्बिनी को जो है इंडिया का भाग दिया गया है। इसके बाद जो है ना चाइना चाहता है कि नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जुड़ जाए, मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो आप लोग समझ रहे हैं कि चाइना चाहता है कि इंडिया को चारों तरफ से जो है घेरे और वो कर भी रहा है। तो उसके अंतर्गत जो है इसको नेपाल को इसमें जोड़ना चाहता है, इस लेकर के भी जो है इंडिया थोड़ा सा परेशान रहता है ना। उसके बाद कहता है इसको लेकर के भी परेशान रहता है। तो ये सारी बातें जो थी ना आपको मैंने बताया है जो इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बीच में थे। तो आज का न्यूज़ यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, थैंक यू। फिर कल नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।